हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा आप जानते हैं, हम क्लास 11th केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है और ऐसे कौन कौन से मोड्स हैं जो कि इंटरनल एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। उसके साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये देखिए, हमने पहले पढ़ा इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी आप जानते हैं, ये जो टोटल एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। कौन कौन से मोड्स हैं जो इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं? हीट है और वर्क है। हीट की बात करें, हीट क्या होती है कि जो एनर्जी है एक्सचेंज हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में मूव करती है। एसआई यूनिट होती है इसकी जूल। ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। तो जो टेम्परेचर है वो T1 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T2। तो जो हीट है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर T1 का, तो T1 से T2 की तरफ मूव करेगी हीट। ठीक है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करेगी आपकी हीट। ऐसे हमने बात करी वर्क की। तो वर्क देखिए, फिर हमने बात करी यहाँ पे किसका? साइन कन्वेंशन ऑफ हीट का। अगर हीट गेन हो रही है सिस्टम के अंदर, अगर सिस्टम हीट को गेन कर रहा है तो जो क्यू है वो पॉजिटिव होगा, और अगर हीट रिलीज हो रही है सिस्टम में से तो क्यू जो का क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऐसे हमने बात करी वर्क डन की। जो वर्क डन है, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, अगर वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है, वर्क डन अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो जो W है वो पॉजिटिव होगा, और जो वर्क डन है वो सिस्टम कर रहा है तो जो W है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां से हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि डेल यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। ठीक है, इसको ही हम आगे चल के अपने थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, डेल यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। ये आपका क्या चीज, यहां से हमने इस कंक्लूजन से ये फॉर्मूला निकाला है। अब देखिए, अब इसके ऊपर कुछ केस देखते हैं जो साइन कन्वेंशंस हैं। इससे पता चलेगा कि हम कब W को पॉजिटिव लें, कब Q को नेगेटिव लें, या कब Q को पॉजिटिव लें और W को नेगेटिव लें। तो देखिए, पहला केस क्या कह रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम बट हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। देखिए, जो वर्क डन है वो कौन कर रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर सिस्टम कर रहा है वर्क डन तो W क्या होगा? नेगेटिव। और जो हीट है वो सप्लाई हो रही है सिस्टम के अंदर, यानी कि जो सिस्टम है वो हीट को गेन कर रहा है, और जो सिस्टम हीट को गेन करता है तो Q क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला ये याद रखना है और इसके जो साइन कन्वेंशंस हैं वो याद रखना है, जिससे आपको जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इजीली बना सकते हैं आप इसको। तो देखिए क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम में W नेगेटिव होगा, और जो हीट है वो सिस्टम गेन कर रहा है, हीट सिस्टम गेन करेगा तो Q क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक और देखिए क्या कर रहा है, अब ये एक और केस है हमारे पास। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो W क्या होगा? पॉजिटिव। बट हीट इज evolved टू द सिस्टम। देखिए, जो वर्क डन है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है, पर जो हीट है वो सिस्टम रिलीज कर रहा है। और जब ऐसा केस होगा तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा, देखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो W क्या होगा? पॉजिटिव। और जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है सिस्टम में से, जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है सिस्टम में से, तो जो Q है वो होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस क्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये सिंपल आपको क्या रखना है, आपको सिंपल ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसके साइन कन्वेंशंस हैं आपको वो याद रखनी है, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो जो केसेस हैं ऐसे टाइप के, बहुत ईजिली आप इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
पक्की बात। बढ़े आगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर, वही डेरिवेशन आज मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो पहले उससे पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम अपनी डेरिवेशन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान खोल करके, कान खोल करके, आंखें खोल करके, दिमाग खोल करके देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए, जो डेरिवेशन है हमारी वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क के ऊपर, यानी कि हम वर्क डन निकालेंगे किसके लिए, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका वर्क डन। तो देखिए मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर कुछ गैस रखी हुई है। ये बीकर के अंदर क्या है, गैस है। ठीक है, आई होप आपको गैस के पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जो बीकर है उसका गैस रखी हुई है। अब मैंने क्या किया, देखिए ये जो आपका पिस्टन है, ये इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, ये जो आपका बीकर है इसके अंदर कुछ एरिया होगा। लेट्स सपोज इसका एरिया हम मान लेते हैं ए। एरिया क्या मान लिया हमने इसका, ए एरिया मान लिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये जो पिस्टन है इसको हमने नीचे दबाया। ठीक है, ये आपका बीकर था, ठीक है, इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ था, हमने पिस्टन इसको ऐसे करके नीचे दबा रहे हैं। तो देखिए जो पिस्टन है जैसे नीचे दबेगा, यहाँ पे पिस्टन मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से समझे। पहले पिस्टन यहाँ पे था, हमने इसको नीचे दबाया, तो जो इसके अंदर का जो एरिया है वो कम हो गया होगा। ठीक है, जो प्रेशर है वो बढ़ गया होगा इसके अंदर। तो यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। लेट सपोज जो यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस है, मान लें इसको डेल एक्स। क्या मान लें, डेल एक्स यहाँ पे मान लें। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत है नहीं जी। हमें निकालना है वर्क डन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी 11th क्लास में भी आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, क्या डिस्प्लेसमेंट पता है हमें, बिल्कुल पता है। देखिए अब समझिए, ये आपका बीकर था, इसके ऊपर यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ था, ये रहा आपका पिस्टन, इसके ऊपर यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ था। तब इसके ऊपर वर्क कुछ और हो रहा होगा, पर जब हमने जैसे पिस्टन को नीचे दबाया तो प्रेशर बढ़ गया, यानी कि वर्क डन कुछ और हो रहा होगा। यानी कि वर्क डन में क्या आ गया, वर्क डन के अंदर चेंज आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल एक्स। जो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है वो डेल एक्स है, तो हमें बोल सकते हैं चेंज इन वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए वर्क डन जब आपका पिस्टन ऊपर था तब उसका वर्क डन कुछ और हो रहा होगा। इस प्रेशर, इस बीकर के अंदर जो गैस है वो अपना वर्क डन कुछ और कर रही होंगी, पर जैसे ही हमने पिस्टन को नीचे दबाया प्रेशर बढ़ गया तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। तो वो क्या चेंज होगा वर्क डन, तो उसको हम बोल सकते हैं डेल डब्ल्यू। ठीक है, डेल डब्ल्यू यानी चेंज इन वर्क डन। और डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया होगा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज जो कि है डेल एक्स का। ठीक है, अब फोर्स क्या होगी, अब आप जानते हैं कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया के। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्की बात। देखिए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो डेल डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल एक्स। प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल एक्स। ठीक है, यानी कि जो डेल डब्ल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, पी ए डेल एक्स के इक्वल आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, पक्की बात। अब देखिए कई लोग जानते होंगे और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हम यहां पे बोलें एरिया इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, एरिया इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा चेंज इन वॉल्यूम के। यानी कि P
डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी लिख सकते हैं। पी डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल वी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हम पी डेल एक्स को डेल वी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां से डेल डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, पी डेल वी। और ये है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है जी। अब एक चीज यहां पे पहले इसको नोट करिए, उसका एक चीज समझाऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला आया डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल वी नाम से, ये फॉर्मूला आया था, अभी डिराइव किया। इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या लगा रहे हैं, प्रेशर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो हमारा पिस्टन था इसके ऊपर जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो एक्सटर्नली प्रेशर लग रहा है बीकर के ऊपर। बीकर के ऊपर जो प्रेशर वो एक्सटर्नली लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से हम पिस्टन दबा रहे हैं नीचे। जब पिस्टन नीचे दब रहा है तो प्रेशर तो एक्सटर्नली लगेगा। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि pressure is applied externally। प्रेशर कैसे अप्लाइड हो रहा है, एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो डेल डब्ल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी के। जब भी एक्सटर्नल प्रेशर लगता है तो प्रेशर हमेशा आ जाएगा नेगेटिव के अंदर, यानी कि जो नेगेटिव साइन है वो दिखा रहा है, क्या दर्शाता है, वो जो प्रेशर है वो क्या है, वो एक्सटर्नल प्रेशर है। तो ऐसे जो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया वो आ गया डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू प्रेशर जो कि एक्सटर्नली लग रहा है इनटू डेल वी। यहाँ पे इनटू साइन लगा देते हैं, ये लीजिए, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल वी। ये हो गया आपका क्या चीज, वर्क डन का फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला ये वाला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर वो हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स काफी सारे करने वाले हैं इसके ऊपर भी, चिंता मत करिएगा, ठीक है। पहले इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए और बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं जी, क्योंकि अब यहाँ पे इसके साथ ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है इस फॉर्मूले से ही हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और वो जो इक्वेशन है वो जो डेरिवेशन है उसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ी डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर के अंदर कई बार पूछी जाती है वो डेरिवेशन, ठीक है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम उस डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। नोट करिए। अब देखिए ये इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत थी यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब हम निकाल रहे हैं, ये हमने निकाला वर्क डन, ये हमने निकाला चेंज इन वर्क डन। क्या निकाला था हमने, चेंज इन वर्क डन। पर अगर हमसे पेपर में पूछ लिया कि भैया जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए वर्क डन क्या होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, ठीक है। तो यहां से हमसे ये पूछ लिया भैया, मान लीजिए कि हमसे चेंज इन वर्क डन ना पूछ करके हमसे पूछ लिया कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर क्या आपका वर्क डन होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब ये डेरिवेशन ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पेपर में पूछी जाती है, पर इस बार का मैं इतना श्योर नहीं हूं कि पूछी जाएगी या नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका प्रीवियस जो पिछली एनसीईआरटी बुक थी, पुरानी एनसीईआरटी बुक थी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से था, जिसको आप पुरानी बुक है वो देख सकता है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से एक चैप्टर था आपका पुरानी एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो अब आपका सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो उसके अंदर से काफी सारी चीजें हैं जो कि इस डेरिवेशन के अंदर आएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें श्योर नहीं होता ना कि इस बार पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, पर तब भी फॉर सेफ हैंड हम इसको समझेंगे, इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे किस तरीके से डेरिवेशन होती है। इस डेरिवेशन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफ़ी ईजी डेरिवेशन भी है वैसे तो, ठीक है, पर हाँ इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हमें वर्क डन निकालना है तो इसके लिए एक इक्वेशन का यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, शायद तक कई लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। हम बात करें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से देखो डेरिवेशन शुरू होने वाला है, डेरिवेशन इसका शुरू होने वाला है, तो देखिए डेरिवेशन इसका किस तरीके से करेंगे। फॉर आइडियल गैस, अब देखिए आइडियल गैस का मतलब क्या है। आइडियल गैस की बात करें अगर अब हम, एक ऐसी गैस जो कि किसी भी बीकर के अंदर नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर स्पेस घेरे, जैसे कि हम बात करें ये जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन देखा था, इसके अंदर जो गैस होगी वो हम कैसे डालेंगे, आइडियल गैस डालेंगे। कैसी गैस डालेंगे, आइडियल गैस। और किसके लिए डालेंगे हम, आइसोथर्मल के लिए। हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं,
ठीक है, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं हम इस वक्त कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो गैस होगी वो कैसी होगी, आइडियल गैस होगी। क्यों? क्योंकि जो आइडियल गैस है वो ना के बराबर स्पेस घेरती है। ठीक है, अब आप इसको इतना ही समझिए। अब देखिए जो आइडियल गैस की इक्वेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब कई लोगों ने इस इक्वेशन के बारे में सुना भी होगा। आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब यहाँ पी क्या है? पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो आर की वैल्यू है वो होती है 8.314 के समथिंग आसपास। ठीक है, यूनिवर्सली यानी कि आप इसको कहीं पे भी ब्रह्मांड में कहीं पे भी चली जाइए, जुपिटर पे नापेंगे तो भी आर की जो इक्वेशन है, जो आर की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। और टी तो आप सब जानते हैं, टी क्या होता है? टेम्परेचर। तो आइडियल गैस की इक्वेशन में यहाँ पे यूज करेंगे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में जो टी है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? वो जीरो होगा। तो हम यहाँ पे बात करें फॉर आइसोथर्मल, टी क्या होगा? कांस्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत है? आइडियल गैस इक्वेशन यूज करिए, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जो टी है वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट। तो यानी कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस आइडियल गैस इक्वेशन में एन तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स आपका कांस्टेंट है। ठीक है, जो आर है वो तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, और जो टी है वो भी आपका यहाँ पे क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के अंदर जो एनआरटी है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ऐसा बोल सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं जी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पी इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। यहां तक कोई दिक्कत है? सिंपल मैथमेटिक्स का यूज किया है, इसको हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन, जो वी था यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके आ गया डिवाइड के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, बहुत प्यारा फॉर्मूला था, जो था डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल वी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया था, याद आया? अभी कुछ समय पहले किया था। ठीक है, तो देखिए जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला भी यहाँ पे निकाला है एनआरटी अपॉन वी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम यहाँ पे? इंटीग्रेशन कर देंगे। साथ ही साथ आप इसको लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है, क्या किया हमने? आइडियल गैस इक्वेशन ली, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, टी यहाँ पे कांस्टेंट था, तो पीवी जो पी का फॉर्मूला क्या आ गया? एनआरटी अपॉन वी। हमने पहले अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया, डेल वी इज इक्वल्स टू पी डेल वी। ठीक है, डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल वी। तो यहाँ से पी की जगह हमने क्या रख दिया? एनआरटी अपॉन वी रख दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों साइड में। तो देखिए जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। अब यहाँ पे लिमिट्स लगाएं। लिमिट देखिए, इंटीग्रेशन तो आप सब जानते होंगे कैसे करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर भी आपने सीखा होगा, मैथ्स के अंदर भी आपने सीखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाई जाती है? लिमिट्स लगाई जाती है। अब देखिए जो एन है, एन तो आपका कांस्टेंट है, आर तो आपका यूनिवर्सली कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है। तो चेंज क्या होगा? वेरी क्या करेगा? वेरी करेगा आपका क्या चीज? वॉल्यूम। तो यानी कि हम यहाँ पे लिमिट में क्या लगाएंगे? लिमिट्स में लगाएंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम्स। तो यानी कि जो वॉल्यूम है वो जाएगी V1 से V2 तक। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 तक जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं जी? इसको नोट करिए, अगले पेज पे चलने वाले अब हम। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन डिराइव करी है, मतलब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। जो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है वो होता है डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? डब्ल्यू। देखिए जो एनआरटी है वो तो आपका कांस्टेंट है, तो वो आगे आपका क्या चीज? जो एनआरटी है वो कांस्टेंट है, तो एनआरटी को हमने निकाल दिया बाहर। ठीक है, बच्चे का क्या यहाँ पे? ये बचेगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी, और ये आ गया लिमिट V1 से V2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 1 अपॉन ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है लॉग बेस ई ए के इक्वल। जो 1 अपॉन ए होता है वो किसके इक्वल होता है? लॉग बेस ई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन वी को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन वी को हम एन आर टी, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे जी? देखिए
जो 1/a है वो किसके इक्वल होगा, लॉग बेस ई ए के इक्वल होगा। तो 1/v को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ई v इंटू डी वी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ पे आके आ गई लिमिट v1 से v2 तक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं जी। अब देखिए क्या करेंगे, अब करते हैं अपर लिमिट माइनस, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या चीज़, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्या कि हमने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन ली थी जिससे हमने ये ड्राइव किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो W का इंटीग्रेशन, DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W nRT आपका कांस्टेंट था तो nRT बाहर आ गया, 1/v dv बचेगा। जो 1/a होता है वो किसके इक्वल होता है, लॉग बेस ई ए के इक्वल होता है। तो 1/v को हमने क्या लिख दिया, लॉग बेस ई v इंटू डी वी, v1 से v2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा W इक्वल्स टू nRT लॉग बेस ई v2 माइनस लॉग बेस ई v1। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्की बात। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग बेस ई v2 माइनस लॉग बेस ई v1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का ही, लॉग का एक और फॉर्मूला आता है, वो आता है कि लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग बेस ई ए अपॉन बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम बोले लॉग बेस ई v2 माइनस लॉग बेस ई v1 किसके इक्वल होगा, वो होगा nRT लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई बी किसके इक्वल होगा, लॉग बेस ई ए अपॉन बी के इक्वल होगा। तो लॉग बेस ई v2 अपॉन v1 यहाँ पे आपका है, ये हो गया, कोई दिक्कत, पक्की बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो हमारी लॉग टेबल होती है ना, उसके अंदर हम लॉग बेस ई की वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। लॉग बेस ई की वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, ज़्यादातर हम निकालते हैं लॉग बेस 10 की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें लॉग बेस ई को किस में चेंज करना पड़ेगा, लॉग बेस 10 के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, लॉग बेस ई जो है वो होता है 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, तो देखिए जो आपका W है, लॉग बेस ई को हम क्या लिख देंगे, 2.303 लॉग बेस 10। तो यहाँ से फॉर्मूला है वो बन जाएगा 2.303 nRT लॉग v2 अपॉन v1। ये हो गया आपका फॉर्मूला आइसोथर्मल के लिए। ये आपका हो गया वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल किस चीज के लिए हो गया, ये वर्क डन के लिए। इस फॉर्मूले को यहां तक आप पहले नोट करिए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, पहले इसको नोट करिए। देखिए अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया था, ये था हमारा वॉल्यूम के लिए। पर अभी हम बात कर रहे थे जो हम आइसोथर्मल के लिए वॉल्यूम जो हम प्रेशर निकाल रहे थे, वर्क डन, वो क्या था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन था। यानी कि हमने वॉल्यूम के लिए तो निकाल दिया आइसोथर्मल के लिए, पर पूछा अगर प्रेशर के लिए क्या होगा, तो प्रेशर के लिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक और जो आपका चैप्टर था, कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5 जो डिलीट हो चुका है, उसमें एक और टॉपिक यूज होता था जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं, यूजिंग बॉयल्स लॉ। अब देखिए बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल करें अब हम, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ में बोलता था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, तो हम इसे बोलें P1 अपॉन P2 किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपका P1 अपॉन P2 किसके इक्वल हो जाएगा, V2 अपॉन V1 के। तो यहाँ पे हम V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रेशर बन जाए, जो प्रेशर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एक और, वो हो जाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल इज इक्वल्स टू 2.303 nRT लॉग P1 अपॉन P2। और ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारी डेरिवेशन थी। एक बार दोबारा समझिए डेरिवेशन को, आइसोथर्मल वाली डेरिवेशन को एक बार दोबारा समझिए कि कह क्या रहेगा असल में। देखिए अब आइसोथर्मल की डेरिवेशन थी, उसके लिए हम यूज करते हैं आइडियल गैस का। आइडियल गैस क्या होती हैं, ऐसी गैसेस जो कि नेग्लिजिबल स्पेस घेरती हैं किसी भी बीकर के अंदर। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया जो कि PV इक्वल्स टू nRT।
जो टी है वो कांस्टेंट रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोले जो पी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी के इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद हमने फॉर्मूला डिराइव किया डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल वी। अभी कुछ समय पहले हमने डिराइव किया था इससे पहले, जो कि ये रहा, ये वाला फॉर्मूला था डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल वी, ठीक है। तो यहाँ से पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनआरटी अपॉन वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ गया डी डब्ल्यू का वो आ गया एनआरटी अपॉन वी इंटू डी वी। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। अब जैसे हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, एनआरटी कांस्टेंट तो बाहर आ गया, 1 अपॉन वी डी वी, V1 से V2 आ गया। 1 अपॉन ए जो है वो इक्वल होता है लॉग बेस ई ए के इक्वल। तो यहाँ से 1 अपॉन वी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई वी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी तो W इक्वल्स टू एनआरटी लॉग बेस ई V2 माइनस लॉग बेस ई V1 हो गया। लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई बी किसके इक्वल होता है, लॉग बेस ई ए अपॉन बी के इक्वल होता है। तो W इक्वल्स टू एनआरटी किसके इक्वल हो गया, लॉग बेस ई V2 अपॉन V1 के इक्वल हो गया। यहाँ से लॉग बेस ई की वैल्यू निकालें तो लॉग बेस ई की वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम लॉग बेस 10 के अंदर निकालते हैं। तो लॉग बेस 10 के अंदर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्क डन आइसोथर्मल क्या आ गया, 2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1 आ गया। ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। पर अगर हमसे कहते हैं प्रेशर के लिए वॉल्यूम, प्रेशर के लिए फॉर्मूला निकालो, तो प्रेशर के लिए हम यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 बोलता है। तो P1 अपॉन P2 किसके इक्वल हो जाएगा, V2 अपॉन V1 के। जहाँ से V2 अपॉन V1 को हम P1 अपॉन P2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से आइसोथर्मल फॉर प्रेशर आ गया आपका 2.303 एनआरटी लॉग P1 अपॉन P2, आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। और ये आपका फॉर्मूला है, यही आपका था डेरिवेशन किसके लिए, ये था आपका डेरिवेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। इस डेरिवेशन का आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, क्योंकि ये आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है पेपर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है पेपर के अंदर आने की इस डेरिवेशन की, ठीक है। तो इसलिए ये डेरिवेशन आपको मैंने करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।